वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। देखिए कल जो मैंने क्लास बनाई थी वो थी स्टैटिक जीके की, और आज जो क्लास है बेटा वो करंट अफेयर की है। इसमें 27 नवंबर और 28 नवंबर दोनों दिनों का करंट अफेयर आज आपकी क्लास में होगा। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, स्टैटिक पॉइंट के साथ सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है। कोई भी डाउट आपको होता है तो बेटा कमेंट में जरूर आप मुझे बताया करो। ठीक है, क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर जरूर किया करो। पढ़ने वाले बच्चों के पास ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी पढ़ाई करता है। ठीक है, चाहे वो सीटेट पास के लिए पढ़ रहा है, चाहे वो DSSB के लिए, दिल्ली पुलिस के SSC के लिए, या क्यों ना वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बच्चा है उसके लिए भी। क्योंकि बेटा इन क्लासेस में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करके हम पढ़ाते हैं। तो बेटा सभी बच्चों के पास ये क्लास आप शेयर कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैबेला वैक्सीन जो हाल ही में लॉन्च की गई है, इसका संबंध किस बीमारी से है? रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मैबेला वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज? आंसर इज ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी रुबेला, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, खसरा और रुबेला दोनों। यस, आंसर इज डी। बेटा इसमें दोनों होंगे, खसरा भी और रुबेला दोनों का काम करेगी ये। इसको MR वैक्सीन भी कहते हैं, इसको MR वैक्सीन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? MR वैक्सीन, जो दोनों के लिए काम करेगी, खसरा और रुबेला के लिए, दोनों के लिए काम करेगी। बेटा इसके दो डोज लगेंगे। इसका जो फर्स्ट डोज है वो आफ्टर 9 मंथ, बच्चे को जब बच्चा 9 महीने का हो। ठीक है, 9 मंथ। और जब दूसरा डोज कब लगेगा? जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो। ठीक है, 16 से 24 महीने के बीच में तो सेकेंड डोज लगेगा। फर्स्ट डोज इसमें लगेगा जब बच्चा 9 महीने का हो। ठीक है, ये वैक्सीन तैयार कर ली है भारत और वियतनाम की कंपनी ने। भारत और वियतनाम की कंपनी दोनों ने ये वैक्सीन तैयार कर ली है ना। इसको बोलते IIL। ये तो इंडिया की है, इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड। IIL का क्या मतलब हुआ यहां पर? इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड। ये तो हो गई भारत की। और दूसरी इसके अंदर आएगी पॉलीवेरक, ये तो हो गई अपनी इंडिया की। देखो मैं लिखता हूं, ये तो हो गई अपनी इंडिया की। दूसरी कंपनी बेटा पॉलीरवेक, ये कंपनी पॉलीरवेक इंस्टीट्यूट, पॉलीरवेक इंस्टीट्यूट, ये कंपनी है किसकी है? ये वियतनाम की है, वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम ने और भारत ने ये दवाई बनाई है ना। इसको MR वैक्सीन भी कहते हैं। ओके, इसको मैबेला वैक्सीन भी कहते हैं, MR वैक्सीन भी कहते हैं। फर्स्ट डोज बच्चे को जब लगेगा जब वो 9 महीने का हो जाएगा। सेकेंड डोज उसको तब लगेगा जब वो 16 से 24 महीने के बीच का होगा तब। ओके, खसरा और रुबेला के लिए बहुत जरूरी वैक्सीन होगी। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए, भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण हाल ही में किस भाषा में लॉन्च किया गया है? देखो बेटा, ये जो आपको चित्र यहां पे दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर यहां पे लगाई गई है, ये मणिपुर के CM N वीरेंद्र सिंह की है। तो ये आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा मणिपुरी। तो मणिपुरी भाषा में बेटा, ये मणिपुरी भाषा में ये इसका डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है अभी। किसका? भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण अभी मणिपुरी भाषा में लॉन्च कर दिया गया है। ये मणिपुरी भाषा बेटा, देखो मैं मणिपुरी भाषा के बारे में थोड़ा सा बताऊं। मणिपुर के बारे में पहले मैं बात करूंगा। जो मणिपुर है, इसके जो CM है वो कौन है बेटा? N वीरेंद्र सिंह। तो ये तो है उनके CM, चीफ मिनिस्टर मणिपुर के। और उसकी राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी बेटा इम्फाल है ना। राजधानी कौन सी? मणिपुर की इम्फाल। मणिपुरी वहां पर भाषा है। कौन सी भाषा है? मणिपुरी भाषा है। और सुनिए, मणिपुर के अंदर बेटा एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील।
लोकटक झील है ना। यहीं पर एक नेशनल पार्क है बेटा, केई बुल लाम झाओ। केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क, इट इज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क। केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि लोकटक झील का पानी इसके राउंड दिखाई देता है, फैला हुआ है। इसके सीएम है एन वीरेंद्र सिंह। और देखो बेटा, जो मणिपुरी लैंग्वेज है ना, ये भारत की 22 भाषाओं में शामिल कब हुई थी, ये भी जरा ध्यान से सुन लें। मणिपुरी लैंग्वेज, एक कोंकणी लैंग्वेज, एक नेपाली लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं, ये संविधान में हमारे 1992 के 71वें अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में 71वें संविधान का जो 71वां 71st अमेंडमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 8th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया। हमारी जो 8वीं अनुसूची है बेटा संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो बेटा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये हमारी 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई? 1992 में। और कौन सा अमेंडमेंट था? 71 अमेंडमेंट था। ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हो जाते हैं बेटा, ध्यान से सुन लें। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषाएं 1992 में हमारे संविधान में शामिल की गई। और अमेंडमेंट कौन सा था? 71वां अमेंडमेंट था। और कौन से शेड्यूल में भाषाओं का उल्लेख है? 8वें शेड्यूल में। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं दे रखी हैं बेटा। ओके, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ओके, मणिपुर के अंदर, ठीक है, मणिपुर की बातें थी। मणिपुर के अंदर झील कौन सी बेटा? ये मैं कुछ आपको स्टैटिक पॉइंट इसके मैं बता रहा हूं आपको। मणिपुर के अंदर झील कौन सी? लोकटक झील है। नेशनल पार्क कौन सा? केई बुल लामझाओ नेशनल पार्क है। यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह यहां के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, मणिपुरी, यहां पर डांस भी होता है मणिपुरी। यहां पे तीन जाति के लोग रहते हैं, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई, कुकी, नागा, इन्हीं के बीच में अभी झगड़ा हुआ था, जो खूनी संघर्ष चला था, इन्हीं के बीच में था। ओके, तो ये था बेटा मणिपुर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वह पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने LCA तेजस उड़ाया? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट PM टू फ्लाई LCA तेजस? तो बेटा LCA क्या होता है बेटा? ये होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। L का मतलब लाइट, C का मतलब कॉम्बैट, A का मतलब एयरक्राफ्ट, और ये तेजस नाम है ही, है ना। ये फाइटर प्लेन है अपना, इसमें LCA तेजस इसको बोलते हैं। और ये जो चित्र आप देख रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको मालूम चल ही गया कि आंसर B, नरेंद्र मोदी जी, जिसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी है, सबसे पहले ये प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि तेजस जो है बेटा, तेजस सबसे पहले एयरफोर्स में इसने उड़ान कब भरी थी? 2001 में। किसने, कब चला था ये सबसे पहले उड़ा था भारत में 2001 में तेजस। ओके, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में जो सहायक पायलट के रूप में यहां पर उड़ान भरी है। जो सेकंड 2 आदमी इसमें जाते हैं, तो दूसरे जो सहायक पायलट है उसके रूप में उड़ान भरी है नरेंद्र मोदी जी ने तेजस के अंदर। ओके, हल्का लड़ाकू विमान है बेटा। और ये तैयार किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो है उसने इसको तैयार करके दिया था। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स कौन से शहर में आयोजित किए जाएंगे? 2023 का खेलो इंडिया पैरा गेम्स बेटा ये स्टार्ट होने हैं नई दिल्ली के अंदर। कहां पर होने हैं? नई दिल्ली के अंदर होने हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 के नई दिल्ली में ये आयोजित होंगे। ये 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेंगे। मैं इसका टाइमिंग लिख दूं, 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये चलेंगे। ओके, पैरा गेम्स है बेटा, जो कि डिसेबल जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। इनके बारे में आयोजित किसने किए हैं?
ये अनुराग ठाकुर की आप तस्वीर यहां पर देख रहे हो, भारत के खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई है, ठीक है ना। और ये 2018 से अब तक 11 बार हो चुके हैं बेटा भारत के अंदर 2018 से अब तक 11 बार हो चुके हैं, 11 टाइम। 2018 से अब तक 11 बार ये खेले जा चुके हैं, है ना। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा कर दी है कि नई दिल्ली में ये खेले जाएंगे। ओके, चलो 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें कितने खेल खेले जाएंगे बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं, 7 स्पोर्ट्स होंगे इसके अंदर, 7 खेलों की प्रतियोगिताएं होनी है इसके अंदर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? तो बेटा आंसर इज 26 नवंबर। 26 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है हर साल। क्यों भाई? क्योंकि ये जयंती है ना, जन्म दिवस है किसका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। किसका बेटा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि भारत में दूध क्रांति के जनक थे। इंडिया में दूध क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। इसको दूध क्रांति को बेटा श्वेत क्रांति भी कहते हैं, इसको मिल्क रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। दूध क्रांति को बेटा श्वेत क्रांति या मिल्क रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। फाउंडर कौन है? वर्गीस कुरियन। ये श्वेत क्रांति भारत में कब आई थी बेटा? टाइमिंग था 1960 से 1970 का। ये जो 10 साल है ना, 1960 से 1970 है ना, ये 10 साल है, इसमें दूध क्रांति श्वेत क्रांति फैल गई थी। वर्गीस कुरियन ने ये काम करके दिया था, है ना, श्वेत क्रांति। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया था। श्वेत क्रांति मिल्क रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोला गया था। फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस आता है 26 नवंबर को, इसलिए ये दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं श्वेत क्रांति के साथ साथ में हरित क्रांति भी थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस कर दूं। सुनिए बेटा, श्वेत क्रांति के साथ साथ में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहां डिस्कस मैं करूंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। बेटा हरित क्रांति के फाउंडर कौन थे? भारत में हरित क्रांति के फाउंडर थे एम एस स्वामीनाथन। ये तो भारत में फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। वर्ल्ड में कौन है बेटा? वर्ल्ड में है नॉर्मन बोरलॉग। ये कहां के हैं? ये बेटा अमेरिका के, यूएसए के। ये अमेरिका के थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति बेटा इंडिया में कब आई थी? इंडिया में हरित क्रांति 1967 से 68, ये जो साल है ये बताया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा 2 फसलों पर ज्यादा इंपैक्ट आया था, व्हीट और राइस, यानी गेहूं और चावल की पैदावार ज्यादा बढ़ी थी, है ना। गेहूं और चावल की पैदावार ज्यादा बढ़ चुकी थी बेटा। हमने HYV सीड्स का यूज किया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है ना। तो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन बढ़ गया था। ओके, ये थी भारत की हरित क्रांति। फाउंडर थे एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड में हरित क्रांति के फाउंडर नॉर्मन बोरलॉग, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का जो प्राइज है वो बोरलॉग प्राइज है बेटा, बोरलॉग अवार्ड। सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र में प्राइज कौन सा है? बोरलॉग प्राइज या बोरलॉग अवार्ड एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। तो ये था हरित क्रांति से संबंधित एक पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की 2024 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो बेटा अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन जो है, शुगर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी भारत, ठीक है बेटा।
भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। ओके, इसमें कितने देश हैं अभी शामिल? इसके अंदर टोटल कितने देश शामिल है बेटा? 90 देश शामिल हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर बेटा 90 देश शामिल हैं, 90 देश हैं इसके अंदर। ओके, इंडिया 2024 की जो है सम्मेलन इंडिया में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का हेड ऑफिस किधर है बेटा? इसका हेड ऑफिस है लंदन में, लंदन में, इंग्लैंड में इसका हेड ऑफिस है। कब बन गया था? 1968 में, 1968 में ये तैयार हो गया था। अब इसका हेड ऑफिस किधर है? लंदन के अंदर। कितने देश हैं? 90 देश हैं। 2024 का ये संगठन सम्मेलन किधर होना है बेटा? चीनी संगठन सम्मेलन किधर होगा? ये इंडिया में यानी भारत में होगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, सुनिए बेटा। भारत जो है ना वो चीनी के मामले में यानी शुगर के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा यूज करने वाला यानी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीनी का कौन है? भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोग करने वाला, यूज करने वाला, खाने वाला देश कौन सा है? भारत है। लेकिन पैदा करने में दूसरे स्थान पर है ना। चीनी का उत्पादकता के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड में पहला स्थान है ब्राजील का। चीनी सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है, फिर भारत में होती है। लेकिन चीनी को खाते हम लोग है सबसे ज्यादा, यानी उपभोग, यूज हम लोग करते हैं। भारत उपभोक्ता में नंबर 1 है, उत्पादकता में नंबर 2 है। ठीक है ना। चीनी के मामले में चीनी किससे प्राप्त होती है बेटा? गन्ने से। ठीक है ना, गन्ने से सबसे ज्यादा चीनी प्राप्त होती है। गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उस गन्ने से चीनी निकालने की जो मिल हैं वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते चले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन से देश ने डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है बेटा? तो ये 2023 का डेविस कप जो कि टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये टूर्नामेंट होता है बेटा बहुत बड़ा टेनिस टूर्नामेंट होता है, टेनिस का खेल होता है डेविस। इसको टेनिस का वर्ल्ड कप बोलते हैं, टेनिस का वर्ल्ड कप, टेनिस का वर्ल्ड कप इसको बोलते हैं। ओके, और ये डेविस कप होता है बेटा, ये कब से खेला जाता है? 1900 से, 1900 से ये स्टार्ट है। अब की बार इटली ने जीता। इटली ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। इटली इसमें अब की बार विजय प्राप्त करने सफल रहा। विजय प्राप्त करने में हार कौन गया? ऑस्ट्रेलिया हार गया। ठीक है। इटली की राजधानी बेटा, इटली की राजधानी होती है रोम। इटली की राजधानी कौन सी? रोम। इटली यूरोप का एक देश है, राजधानी रोम है। इटली को यूरोप का भारत बोलते हैं। इटली के अंदर बेटा पो नदी है। इटली की जो गंगा कहलाती है पो नदी, इटली की गंगा पो नदी को बोलते हैं, ध्यान रखना। इटली को यूरोप का भारत भी बोलते हैं क्योंकि इटली कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत में कृषि सबसे ज्यादा होती, ग्रामीणों का देश है ना, गांव का देश है भारत, ऐसे ही इटली भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो भी ग्रामीण का देश है। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर पर बेस्ड एक कंट्री है। ठीक है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ऐसे ही इटली के उत्तर में, इटली के नॉर्थ साइड में एल्प्स माउंटेन रेंज है, एल्प्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? इन विच स्टेट हॉर्निबल फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड? तो बेटा हॉर्निबल फेस्टिवल अभी नागालैंड में मनाया जाएगा। हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा बेटा? नागालैंड के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी? ये 1 से 10 दिसंबर में चलेगा बेटा, है ना। नागालैंड की राजधानी कौन सी? कोहिमा। 1 से 10 दिसंबर तक ये चलेगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। ठीक है, राजधानी कौन सी? कोहिमा। 10 दिन तक चलेगा, है ना। ये हॉर्निबल एक पक्षी के नाम पर है बेटा। हॉर्निबल ये एक पक्षी का नाम है, उसके नाम से ये फेस्टिवल यहां पर मनाया जाता है। यहां के सीएम को क्या बोलते हैं? सीएम का नाम क्या है बेटा? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, ये है यहां के चीफ मिनिस्टर, नेफ्यू रियो। ला गणेशन राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है बेटा? ला गणेशन। ला गणेशन ये गवर्नर हैं
नागालैंड के नेफ्यू रियो ये सीएम है, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। हॉर्निबल फेस्टिवल चलेगा 1 से 10 दिसंबर। हॉर्निबल क्या है? एक पक्षी का नाम है, नागालैंड के अंदर ये होगा। ओके, नागालैंड के अंदर बेटा माउंटेन कौन कौन सी? एक तो नागा माउंटेन है ना, नागा कर सकते हो, नागा हिल्स है यहाँ पर। कौन सी हिल्स हैं? नागा हिल्स है। एक बारेल, बारेल हिल्स है बेटा। बारेल हिल्स असम के अंदर भी हैं, मणिपुर के अंदर भी हैं और नागालैंड के अंदर भी हैं बेटा। बारेल हिल्स 3 राज्यों में हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर, 3 राज्यों में बारेल हिल्स हैं। ओके, ये थे नागालैंड के हमारे क्वेश्चंस। ओके, नागालैंड की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? नागालैंड के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है और नागालैंड के वेस्ट में असम है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। और नागालैंड के ईस्ट में म्यांमार कंट्री है। कौन सी कंट्री? म्यांमार कंट्री है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 9। अभी हाल ही में किसने 2023 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है? देखो बेटा, ये बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार जीत लिया है भाई। किसने जीता है? पॉल लिंच ने। पॉल लिंच ने ये बुकर प्राइज जीत लिया है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्रकारिता में बुकर प्राइज, ये दिया जाता है। पॉल लिंच कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं भाई, स्कॉटलैंड। बुकर प्राइज जीत लिया है पॉल लिंच ने। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। कितनी एज है भाई? 45 वर्ष एज है, 45 ईयर्स के हैं ये। ठीक है, 45 वर्ष के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। पॉल लिंच ने ये बुकर प्राइज जीत लिया है। ओके, देखो आगे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है। उनका नोबेल कौन सा बेटा? प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग के लिए जीता है। कितने वर्ष के हैं पॉल लिंच? 45 वर्ष के लेखक हैं। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। सॉरी, ये यहां पर मैंने बेटा जो स्कॉटलैंड लिखा है इसकी जगह पर आप आयरलैंड आप कर सकते हो बेटा। आयरलैंड, आयरलैंड, छोटी सी मिस्टेक, आयरलैंड के बेटा। ओके, बुकर प्राइज में पुरस्कार राशि 50,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग होती है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, 50,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। बुकर पुरस्कार सबसे पहले 1969 में ब्रिटेन के पीएच न्यूबी को दिया गया था। कहां से दिए जाते हैं? ब्रिटेन से दिए जाते हैं। सबसे पहले किसको दिया गया? पीएच न्यूबी को दिया गया था। ये है बुकर प्राइज। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज होता है बुकर प्राइज। इसको मैन बुकर प्राइज भी बोलते हैं, मैन बुकर प्राइज भी इसको बोलते हैं बेटा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित होगा? है ना, तो बेटा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का रसिया होस्ट करेगा। है ना, अब जो 2023 का है, ये जो 2023 का बेटा, ये कहां पर हुआ था? अभी ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। है ना, 2024 का होना था ब्राजील में। किधर होना था? ब्राजील में, लेकिन नहीं होगा। अब ब्राजील करेगा क्या? ब्राजील G20 होस्ट करेगा। इसलिए ब्राजील ने बोला मैं एक ही कर पाऊंगा, इसलिए बोला कि G20 में होस्ट करूंगा, इसलिए ब्राजील का नहीं होगा, ब्राजील इसको नहीं करेगा। तो 2024 को कौन करेगा? रसिया। कौन करेगा बेटा? रसिया। 2000 का रसिया में ये रसिया इसको होस्ट करेगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। है ना, इसकी शुरुआत मानी जाती है 2009 में। ब्रिक्स कितने देश हैं? 2009 में इसको ब्रिक ही बोलते थे, BRIC, ब्रिक बोलते थे, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। देखो, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर इसमें चाइना और S फॉर हो जाएगा इसमें साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ साउथ अफ्रीका, तब इसका नाम ब्रिक्स हुआ। उससे पहले ब्रिक, BRIC नाम था बस इसका। ठीक है, ओके, तो ये ब्रिक था, 2010 में ब्रिक्स हो गया साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद। इसमें 6 और देश ऐड हो गए हैं पिछले साल से, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसमें 6 और देश शामिल हो गए हैं बेटा। ये 6 और देश कौन कौन से मैं बोल देता हूं, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। है ना, मैं बोल रहा हूं बेटा, ईरान, मिस्र, चलो मैं लिख भी देता हूं, ईरान, मिस्र यानी इजिप्ट, UAE,
यू बोले तो संयुक्त अरब अमीरात है ना, यूनियन अरब अमीरात, ठीक है। और सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। इथोपिया, अर्जेंटीना, इथोपिया और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ईरान, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 देश इसमें और शामिल हो गए हैं बेटा ब्रिक्स के अंदर। ओके, ब्रिक्स बेसिकली उन देशों का संगठन है जो कि विकासशील हैं, विकसित अभी नहीं हुए हैं। इसमें छोड़कर रसिया कंट्री को, रसिया देश को छोड़कर बाकी सभी अभी विकासशील हैं, विकास कर ही रहे हैं, ठीक है, पूरे विकसित नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, छोड़कर रसिया को। ओके, तो बेटा ये थे आज के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक दिन करंट अफेयर की क्लास होगी, एक दिन स्टैटिक जीके की क्लास होगी, तो वैसा ही मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूं। सभी क्वेश्चंस को इनके स्टैटिक पॉइंट के साथ आप नोट करते हुए चलेंगे। ओके, मिलते हैं बहुत ही जबरदस्त एक नए सेशन के साथ। ओके, चलो क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो और पढ़ने वाले बच्चों के पास बेटा क्लासेस जरूर भेजिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।